बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले बिहेवियर मीन एनी रिस्पांस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी वो जो रिस्पांस करेगा दैट इज बिहेवियर। अब आपको पता है कि रिस्पांस के लिए स्टिमुलस का होना जरूरी है। जब भी कोई स्टिमुलस होगा उसको रिस्पांस करेगा ऑर्गेनिज्म, वो उसका बिहेवियर फैलाएगा। अब बिहेवियर दो तरह के हैं, एक इननेट बिहेवियर होता है और एक लर्निंग बिहेवियर होता है। अब इननेट बिहेवियर वो है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म लेके पैदा होता है, मतलब वो उसको पैदाइश के बाद नहीं सीखना पड़ता। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बर्थ के साथ ही कर सकता है, या फिर जो जो वो मेच्योर होता है वो कर सकता है, लेकिन उसने वो सीखी नहीं है एनवायरनमेंट से, वो लेके पैदा हुआ है। ये इननेट बिहेवियर है। लर्निंग बिहेवियर क्या है कि वो रिस्पॉन्सेज, वो एक्टिविटीज जो एक ऑर्गेनिज्म ने अपनी लाइफ के दौरान सीखी हैं कि ये काम इस तरह करना है, जिस तरह जितनी भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज होती हैं जो सीखी जाती हैं कि ये काम मैंने ऐसे करना है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे इननेट बिहेवियर। अच्छा बच्चे, इननेट बिहेवियर को आपकी बुक में कैसे डिफाइन किया गया है? कहा जाता है कि इननेट बिहेवियर्स आर कलेक्शन ऑफ रिस्पॉन्सेज which are predetermined by inheritance of specific nerve or cytoplasmic pathway in a multicellular and unicellular organism। अब इसको जरा आप गौर करें। कहता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई नर्व का ऐसा पाथवे है जो इनबिल्ट है, जो बाय बर्थ ही अंदर बना हुआ है, और वो पाथवे जब भी एक्टिव होगा तो वो ऑर्गेनिज्म सेम रिस्पांस करेगा। जिसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स, जो आप पढ़ के आए हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे हाथ से इस तरह एक सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है स्पाइनल कार्ड तक, वहां पे एसोसिएटिव है, वहां से आगे एक मोटर न्यूरॉन वापस मसल तक आ रहा है। जो ही अचानक से कहीं पे हमारा हाथ किसी नीडल के ऊपर आता है, फौरन हम ऐसे पीछे क्यों खींच लेते हैं? क्योंकि वो हम सोच के खींचते हैं? नहीं, जो ही हाथ नीडल पे आ गया, गर्म चीज के साथ टकराया, फौरन ऐसे हो गया। अब वो जो ऐसे हो गया वो एक ऐसा पाथवे नर्व का जो अंदर बना हुआ है, और ये न्यूरल पाथवे बाय बर्थ हमारे अंदर बना हुआ था, लेकिन ये नॉर्मली एक्टिव नहीं होता। जब हम सोच समझ के हाथ की रख रहे होते हैं, हमारे जहन में ये होता है कि यहाँ से कोई चीज काट सकती है, चुभ सकती है, कोई हाथ जल सकता है। पहले से अगर हमें उसका एहसास हो तो फिर तो ये एक्टिव नहीं होता। लेकिन जब हमें एहसास नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है, अचानक ही यहाँ हाथ आ गया हमारा किसी चीज पे, और फौरन यहाँ से वो पाथवे एक्टिव होगा, नर्व इंपल्स जाएगी, एसोसिएटिव न्यूरॉन फौरन वापस भेज देंगे मोटर न्यूरॉन के जरिए वो मैसेज, तो हाथ ऊपर उठ जाएगा। दिस इज पेन विड्रॉल रिफ्लेक्स। ये एक जो अंदर न्यूरॉन का ये न्यूरल पाथवे जो बना हुआ है, ये इनबिल्ट है, और ये जब भी एक्टिव होगा हम एक जैसा रिस्पांस करेंगे। पूरी जिंदगी में जब भी हमारा हाथ किसी चीज पे आएगा हम फौरन ऐसे खींचेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाथ अचानक किसी चीज पे आया तो हमने बजाय ऐसे खींचने के उसको ऐसे कर दिया। तो अब ये क्या है कि ये एक फिक्स रिस्पांस है, पूरी जिंदगी हमने इसको सेम रिस्पांस, हमने हाथ पीछे ही खींचना है पेन वाली जगह से, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, उसमें ये जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए अंदर एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अंदर एक न्यूरल पाथवे बना हुआ है, तो ये हमेशा एक सेम रिस्पांस होगा। स्टिमुलस, जब भी उस तरह का स्टिमुलस मिलेगा उसको सेम रिस्पांस होगा। अब मैं आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बताता हूं, जैसे ये अमेबा है। अब अमेबा के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर तो कोई न्यूरल पाथवे नहीं हो सकता ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इधर कोई अल्कोहल है। अब इसका ये बिहेवियर है, ये अल्कोहल की तरफ मूव करता है। जब भी अल्कोहल कहीं पे आती है तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल यहाँ पे एवापोरेट करके कहीं इसके साथ टच करते हैं, तो इसके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे एक्टिव होता है, जिसकी वजह से इसके सीटोपोडिया इस साइड बनना शुरू हो जाते हैं और वो अल्कोहल की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। ये क्या है? जब भी इसके करीब अल्कोहल आएगी तो इसके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक पाथवे स्टार्ट होगा, उसके रिजल्ट में साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसिंग होगी, उसके रिजल्ट में इसके सीटोपोडिया इस साइड बनेगी और ये अल्कोहल की तरफ मूव करेगा। जब भी अमेबा के सामने अल्कोहल रखेंगे वो ऐसे ही बिहेव करेगा, जब भी रखेंगे ऐसे ही बिहेव करेगा। ये चीज इसके अंदर इननेट है, बाय बर्थ जब से ये अमेबा बना है उसके अंदर एक ऐसा अल्कोहल की वजह से ऐसा पाथवे एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से वो इधर मूव करता है। तो अब आपको बात समझ आ गई होगी कि इननेट बिहेवियर ऐसे बिहेवियर है जो किस वजह से होते हैं, अंदर कोई बिल्ट इन पाथवे होता है, न्यूरल पाथवे या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ये जब भी एक्टिव होगा उसको सेम रिस्पांस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इननेट बिहेवियर को लाइफ में हम कभी भी चेंज
नहीं कर सकेंगे। और फिर एक और बात समझें, अगर कोई न्यूरल पाथवे हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो उस पाथवे को बनाया किसने होगा? उसको बनाया होगा जीन्स ने। जीन्स किससे आए? पेरेंट्स से इनहेरिट हुए। अब जरा गौर कीजिएगा, तो अगर पेरेंट्स से जीन इनहेरिट हुए और वो न्यूरल पाथवे बनाए, तो जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे तो जो पाथवे एक में वो सब के अंदर बना होगा, ठीक है। अब एक स्पीशी के जितने भी हैं उनके अंदर वो पाथवे लाजमी होगा। अब होता क्या है, क्या आज हमारे पास एक पाथवे है, तो हो सकता है कि हमारे वो दूर पीछे जो एंसेस्टर है उनके अंदर कोई और पाथवे भी हुए हों, लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत कुछ जीन्स में चेंजेस होके कुछ पाथवेज क्या हो गए हों, खत्म हो गए हों, इस कुछ इननेट बिहेवियर खत्म हो गए हों, कुछ नए जीन्स में म्यूटेशन होके नए पाथवेज बन गए हों, तो ये तो हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक स्पीशी के सारे इंडिविजुअल में ये पाथवे जो भी हैं वो मौजूद होंगे, सारे के सारे। तो अब जब हम ये कहते हैं कि ये जीन्स की वजह से ये पाथवे बनता है, तो जीन्स क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस होती रहती हैं, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन पाथवेज के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल जिसके पास एक दफा जीन आ जाते हैं, उसकी पूरी लाइफ में जो पाथवे बन गया वही काम करेगा, वो अपनी पूरी लाइफ में इस बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बिहेवियर चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये जीन्स पे बेस करते हैं। तो अब हमने जो कंक्लूड करना है कि एक इननेट बिहेवियर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी पूरी लाइफ के दौरान कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर एक मैकेनिज्म बन गया, अब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एक स्पीशी के सारे इंडिविजुअल के अंदर इननेट बिहेवियर एक जैसे होते हैं, फिर जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये चेंज हो सकते हैं। इनको एवोल्यूशन क्या कर सकते हैं, इन पे इफेक्ट कर सकते हैं, ये इवॉल्व हो सकते हैं, कुछ खत्म हो सकते हैं, कुछ नए आ सकते हैं। तो इसको डार्विन ने भी यही कहा था कि ये जो इंस्टिंक्ट है, ये जो इननेट बिहेवियर है, ये क्या होते हैं, ये यूनिट कंपेटिबल है विद मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते रहते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिफाइन होते रहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल में हेल्प नहीं करते वो खत्म हो जाते हैं, जो सर्वाइवल में हेल्प करते हैं उस तरह के नए बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ के दौरान नहीं। तो अब फिर हम इसको कहते हैं कि इननेट बिहेवियर एक स्पीशी के सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म में जो इननेट बिहेवियर है वो पूरी लाइफ चेंज नहीं होगा। फिर ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज हो सकते हैं। ये अडैप्टिव वैल्यू के होते हैं, ये सर्वाइवल में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को जिस एनवायरनमेंट में वो होते हैं। फिर एक बहुत अहम चीज़ है इकॉनमी, कि ये ऐसे बिहेवियर है, जैसे मैंने रिफ्लेक्स एक्शन का आपको बताया कि इधर से जो ही नर्व इम्पल्स गई स्पाइनल कार्ड में वहीं से वापस आ गई और रिस्पांस हो गया। इसमें हायर ब्रेन सेंटर के पास अभी मैसेज गया नहीं है और उसने प्रोसेसिंग नहीं की, ना तो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हुई, ना यहाँ टाइम वेस्ट हुआ, फौरन रिस्पांस हो गया। तो अगर ब्रेन सोचता भी कि हाथ को जब पंक्चर हो रहा था हाथ फिंगर, तो ब्रेन अगर सोचता भी तो उसके जवाब में उसने यही कहना था कि हाथ को पीछे उठाएं, तो ये काम डायरेक्ट ही स्पाइनल कार्ड ने करा दिया। जिस तरह आई हमारी आंख का झपकना है, तो मिड ब्रेन जो ही कोई चीज आंख में पड़ी तो मिड ब्रेन फौरन आंख को क्लोज करा देता है। अब ये क्या है, हाई ब्रेन सेंटर को उस वक्त नहीं इन्फॉर्म होता, ना ही वो प्रोसेसिंग करता है, बाद में उसको पता चलता है जब एक्शन भी हो जाता है। तो अब ये क्या है कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं, जितने भी इननेट बिहेवियर्स हैं, इन बिहेवियर्स में क्या है, सबसे अहम बात कि इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं होता, फौरन रिस्पांस हो जाता है स्टिमुलस को, इसमें हायर ब्रेन सेंटर इन्वॉल्व भी नहीं होता और इसमें एनर्जी भी इतनी वेस्ट नहीं होती। तो फिर यहाँ से आप एक और बात सीख सकते हैं कि ये ऐसे बिहेवियर जो एक ऑर्गेनिज्म लेके पैदा होता है, तो एनवायरनमेंट से उसको कुछ काम करना सीखने की जरूरत नहीं होती, वो काम वो खुद ही कर सकता है, उसके अंदर ये सलाहियत बाय बर्थ होती है। तो फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जिनका ब्रेन ज्यादा डिवेलप नहीं होता, तो उनको ये बिहेवियर बहुत फायदा देते हैं, क्योंकि जिनका ब्रेन डिवेलप नहीं, उन्होंने लाइफ में कोई सीख तो सकना नहीं है ना। तो जब सीख नहीं सकना, तो जो सीखा सिखाया आ रहा है पेरेंट्स से जीन्स की फॉर्म में, तो वो चीज इनको लिए ज्यादा हेल्पफुल है। इननेट बिहेवियर उन ऑर्गेनिज्म के लिए ज्यादा हेल्पफुल है जो क्या करते हैं, जिनका ब्रेन ज्यादा डिवेलप नहीं होता, उनमें लर्निंग की पावर इतनी नहीं होती, तो उनको इननेट बिहेवियर बहुत फायदा देते हैं। इननेट बिहेवियर की एक और बहुत अहम बात है कि ये उन ऑर्गेनिज्म के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जिन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते टोटल जिंदा रहना होता है,
तो अगर वो बर्थ के बाद सारी चीजें सीखें, हर काम सीखें, तो वो तो सीखने सीखते क्या होगा, उनकी डेथ हो जाएगी, अभी एक्यूरेसी आएगी नहीं। लिहाजा बाय बर्थ जो उन्हें बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, तो ये बड़ा उनके लिए एक फायदा होता है। तो इसके अलावा प्लांट की अगर हम बात करें बच्चों, तो प्लांट आपको पता है ये कोई चीज एनवायरनमेंट से सीख तो सकते नहीं है, तो प्लांट के सारे बिहेवियर क्या होंगे, सारे के सारे बिहेवियर प्लांट के इननेट बिहेवियर है। अच्छा जी, इननेट बिहेवियर को आपने देख लिया कि इसके बहुत सारे पॉइंट्स आपने देख लिए इननेट बिहेवियर के। अब मैं जरा आपको इसकी टाइप्स बताता हूँ। अच्छा बच्चे, इननेट बिहेवियर की टाइप्स क्या हैं? इसकी एक टाइप ये है कि पहले हम इननेट बिहेवियर को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है ओरिएंटेशन, दूसरा है रिफ्लेक्सेस। अब ओरिएंटेशन में आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं, काइनेसिस और टेक्सिस। अच्छा, काइनेसिस क्या है? काइनेसिस ये जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है ऐसे रेंडमली मूव कर रहा है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, तो अचानक से कोई स्टिमुलस उसको मिलता है, उसके पास वो रुक जाता है, और वो स्टिमुलस को पहले फील करके उसकी तरफ नहीं आया, वो रेंडमली मूव करता है। जैसे पिल बग्स का उसने बताया कि पिल बग्स रेंडमली मूव करती है, अचानक से कहीं पे मॉइस्चर होती है या फूड होती है, वहां पे रुक जाती है, तो इधर उधर मूव करते करते अचानक किसी जगह रुक जाना, दिस इज काइनेसिस। तो इसी तरह एक और है, ये काइनेसिस भी। इसी तरह टेक्सिस, टेक्सिस क्या है? टेक्सिस बहुत, इसकी एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये अमेबा है और ये अल्कोहल है। जब भी अमेबा के इर्द की अल्कोहल रखेंगे तो ये क्या करेगा, उसको फील करेगा, फील करने के बाद उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा, किसी स्टिमुलस की तरफ। ऑर्गेनिज्म का उस स्टिमुलस की वजह से उसकी तरफ मूव करके जाना या उससे अवे जाना, ये टेक्सिस कहलाता है। तो आपको पता है कि ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, प्रॉपर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट होती है, ये रैंडम मूवमेंट नहीं होती, या स्टिमुलस की तरफ या स्टिमुलस से अवे। अच्छा, ये टेक्सिस है। इसके बाद रिफ्लेक्सेस एंड इंस्टिंक्ट। इसमें इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं कि इंस्टिंक्ट या रिफ्लेक्सेस क्या। इसमें एक आता है बायोलॉजिकल रिदम्स, जितने भी इसी में आते हैं बायोलॉजिकल रिदम आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे जागना, सोना, स्टोमेटा का क्लोज होना, ओपन होना, हार्ट बीट है, जितने भी बायोलॉजिकल रिदम्स हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। टेरिटोरियल बिहेवियर। अच्छा मुझे वुल्फ में आपने देखा होगा कि वो अपनी कुछ सेंट के जरिए या अपनी आवाज के जरिए एक टेरिटरी मार्क कर लेता है, और उस टेरिटरी के अंदर फीमेल्स तो आ सकती हैं लेकिन बाकी मेल्स को वो नहीं आने देता। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फेरोमोन्स के जरिए या अपनी सेंट के जरिए या अपनी आवाज के जरिए इलाका मार्क कर दे और उसके अंदर वो बाकियों को ना आने दे, तो जिनको वो अलाउ करे सिर्फ वही आ सके, इसको टेरिटोरियल बिहेवियर कहते हैं। फिर कोर्टशिप बिहेवियर है, जिस तरह बहुत सारे एनिमल, उनके जो मेल होते हैं वो डिफरेंट कलर डिस्प्ले करते हैं फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, ये कोर्टशिप बिहेवियर है। फिर मेटिंग। मेटिंग ये होता है कि दोनों पार्टनर्स का एग्री हो जाना कॉपुलेशन के लिए, तो इसको हम मेटिंग बिहेवियर कहते हैं। फिर सोशल हायरार्कीज है, जिस तरह आपने हनी बीज वगैरह में देखा, क्वीन है, ड्रोन्स हैं, वर्कर्स हैं, तो ये एक ही फैमिली के अंदर एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो इकट्ठे रह रहे होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो लेवल्स होते हैं, दिस इज हायरार्की। और फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमंस भी बनाते हैं, ये सारे इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इंस्टिंक्ट बिहेवियर्स हैं। अच्छा जी, अभी इननेट बिहेवियर और इसकी टाइप्स आपने पढ़ ली, थोड़ा सा हम इननेट बिहेवियर के केस में देखते हैं कि ये जो डार्विन का क्या रोल है। इंस्टिंक्ट और लर्निंग को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि डार्विन ने क्या रोल प्ले किया। अच्छा, डार्विन क्योंकि एवोल्यूशनिस्ट था, डार्विन ने कहा कि ये जो इननेट बिहेवियर है, ये जो इंस्टिंक्ट है, खासकर इंस्टिंक्ट क्या है, ये कोई ऐसी चीज है जो एवोल्यूशन से कंपेटिबल है, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन जो है उससे कंपेटिबल है। तो ये बात आप पहले ही समझिए कि जो इंस्टिंक्ट होती है वो चीजें जो इंसान बाय बर्थ ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करने की सलाहियत रखता है, उसकी नेचर में होता है, तो वो कंपेटिबल विद एवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, असल में वो चीज उसके जीन्स की वजह से होती है, और जीन्स आपको पता है कि इवॉल्व होते हैं, इनके अंदर चेंजेस होती हैं, तो एवोल्यूशन जब भी चेंजेस होंगी तो वो क्या होगा, वो चेंजेस आगे ट्रांसफर होंगी, तो इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं कि अगले ऑर्गेनिज्म में ये चीज मॉडिफाई होके चली जाएगी।
तो अगर कुछ अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं, अच्छे बिहेवियर हैं, वो रह जाएंगे। अगर कुछ ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट के साथ कंपेटिबल नहीं है तो अगली जनरेशन में हो सकता है वो वाले ना हों, कुछ नए बिहेवियर्स आ जाएं, तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई और बिहेवियर आ जाए। तो जो भी चीज़ जीन्स पे बेस कर रही होती है तो उसमें एवोल्यूशन होता है, आपको पता है। और इसमें फिर उसने कहा कि जिस तरह इंस्टिंक्ट में वॉकिंग है और ईटिंग है और इस तरह की ये सारी चीज़ें इसी में शामिल है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी के कुछ इथालोजिस्ट हैं जैसे अक्सकुल और लॉरेंस। इथालोजिस्ट क्या होता है? इथालोजिस्ट एक साइंटिस्ट होता है जो एवोल्यूशन को स्टडी करता है, जो बिहेवियर को स्टडी करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर बिहेवियर को स्टडी करता है। साथ साथ वो फोकस करता है किसके ऊपर? कि एवोल्यूशन कैसे, इवॉल्व कैसे हो रहे हैं ये बिहेवियर्स, तो इनको कहा जाता है इथालोजिस्ट। तो इथालोजिस्ट अक्सकुल और लॉरेंस ने क्या देखा कि एनिमल्स सम टाइम क्या करते हैं, किसी एक स्टिमुलस को स्पेसिफिक रिस्पांस करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जैसे जब भी कोई चीज हमारी उंगली को पंक्चर करती है हम हाथ ऐसे खींच लेते हैं। पंक्चर करना एक स्टिमुलस है और ऐसे हाथ खींच लेना ही उसको रिस्पांस है, हमेशा सेम रिस्पांस होगा। इन्होंने एक और एग्जांपल कोट की यहाँ पे। इन्होंने कहा कि ये 3 स्पाइन स्टिकल बैग फिश है। 3 स्पाइन है बैग के ऊपर, 3 स्पाइन स्टिकल बैग फिश मेल। अच्छा, ब्रीडिंग सीजन में इसकी बेली रेड हो जाती है। इसकी बेली क्या हो जाती है? रेड। तो ये इसके साथ बहुत सारी फीमेल्स हैं कहीं पे इस तरह, और इसकी बेली रेड हुई हुई। अच्छा, ये अपनी टेरिटरी इस तरह मार कर लेता है। जो फीमेल है 3 स्पाइन मेल, सॉरी फीमेल नहीं, 3 स्पाइन स्टिकल बैग फिश जो मेल है, ये 7 फीमेल है, ये अपनी टेरिटरी मार कर लेगी इस तरह। तो इस टेरिटरी में दूसरा कोई मेल नहीं आ सकेगा, दूसरा कोई ब्रीडिंग सीजन में कोई मेल दूसरा नहीं आ सकेगा। तो अब मेल का इसको कैसे पता चल जाता है? मेल की बेली रेड होती है, तो जो ही रेड बेली वाली कोई चीज आएगी तो ये उसको भगा देगा वापस। अब इन्होंने ये देखा क्या ये रेड कलर को पहचानता है प्रॉपरली, और फिर उसे पता चल जाता है ये कोई मेल फिश है और इसको मैंने नहीं आने देना, या आखिर ये क्या है, क्या ये लर्निंग चीज है या इंस्टिंक्ट है। तो उन्होंने क्या किया, रेड बैलून यहाँ पे रख दिया, रेड बैलून। तो 3 स्पाइन स्टिकल बैग फिश ने फौरन आके बैलून पे अटैक किया, उसको भी वहां से भगा दिया। अब इससे ये पता चला कि ये जो फिश है ना, ये रेड कलर को पहचानती है, बस रेड कलर को क्या कर देती है, भगा देती है, रेड कलर वाली किसी भी चीज को। इसका इससे कंसर्न नहीं है कि वो फिश है या क्या चीज है, ये इसके अंदर एक चीज फिट हुई हुई है। तो बाई चांस जो दूसरी मेल है उनका भी बेली रेड होती है, इसलिए वो भी भाग जाती है, उनको भगा देगा ये। तो इससे क्या जाहिर हुआ कि ये रेड कलर स्टिमुलस है जिसको ये पहचान के हमेशा को रेड कलर वाली हर चीज को ही भगा देगी, जरूरी नहीं फिश। तो रेड कलर क्या है यहाँ पे, ये एक साइन स्टिमुलस है। क्या है ये? साइन स्टिमुलस। और इसको डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको रिस्पांस करना, ये जो इसका रिस्पांस है ये इसका इंस्टिंक्ट या इनेट बिहेवियर है, इनेट बिहेवियर। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो इनेट बिहेवियर है जिनमें कोई भी स्टिमुलस जो होता है उसको हमेशा सेम रिस्पांस होता है, तो उस स्टिमुलस को साइन स्टिमुलस कहते हैं। और उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करने की पावर और उसको रिस्पांस करने की जो पावर है, सलाहियत है, वो जो मैकेनिज्म है उसको इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब क्या होता है जी कि एक और एग्जांपल आपको बताता हूं कि इनेट बिहेवियर कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो डिगर वेस्प क्या करती है, ये डिग करती है, ऐसे एक अपना नेस्ट बना लेती है जमीन के अंदर, और नेस्ट बनाने के बाद ये क्या करती है, ये जाके कहीं से कैटरपिलर ला के यहां रखती है। कैटरपिलर पकड़े, उनको स्टिंग किया और उनको पैरालाइज करके यहां फेंक दिया। अच्छा, डिगर वेस्प उसके बाद इसके ऊपर एग ले करती है, और एग ले करने के बाद ये खुद मर जाती है। जब ये खुद मर जाती है तो इसके एग से लार्वा निकलते हैं, छोटे छोटे लार्वा निकल के क्या करते हैं, इनको खाना शुरू कर देते हैं कैटरपिलर्स को। तो ये कैटरपिलर्स को खा के ये भी बड़े होकर डिगर वेस्प बन जाते हैं, ये लार्वा। तो ये अब डिगर वेस्प बन गया, कैटरपिलर ये सारे खा गए। तो फिर ये जाएगा खुद जाके क्या करेगा, और कैटरपिलर लाएगा,
और कैटरपिलर ला के यहाँ रखें, तो ये डिगर वेस्ट क्या करेगी, आप ये खुद एग ले करेगी और खुद क्या हो जाएगी, कुछ दिनों बाद मर जाएगी। इस एग से फिर अच्छा अब ये एग है यहाँ पे और नीचे कैटरपिलर पड़े हुए हैं, तो एग को क्या पता चलेगा, एग से जो ही लार्वा बनेंगे उन लार्वा को कुछ सिखाएगा नहीं आपने क्या करना है, वो क्या करेंगे, कैटरपिलर पड़े होंगे उनको खाएंगे, खाने के बाद वो जब डिगर वेस्ट बन जाएंगे वो जाके और कैटरपिलर यहाँ रखेंगे, खुद मर जाएंगे। अब कभी भी माँ ने बच्चों को नहीं सिखाया कि आपने क्या करना है, वो जो लार्वा होते हैं उन्होंने अपनी मदर देखी नहीं है कभी, लेकिन ये उनका इननेट बिहेवियर है और इसमें साइन स्टिमुलस क्या है, कैटरपिलर्स। जो ही वो कैटरपिलर को देखते हैं तो उनके अंदर एक चीज इननेट है कि फौरन इनको खाना है, और जो ही खा लेते हैं तो फौरन और जमा करने के लिए उनके पास स्टिमुलस है, वो और जमा करते हैं और एग ले करते हैं, डेड हो जाते हैं। ये आपने देखा कि इननेट बिहेवियर के लिए किसी इसकी जरूरत नहीं है, इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अब जरा इननेट बिहेवियर की एक और बात भी हमें समझ आ रही है, ऐसे एनिमल जिनमें कोई पेरेंटल केयर नहीं होती, पेरेंट्स बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकते, उनके लिए भी इननेट बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको तो इननेट बिहेवियर ही सर्वाइवल में हेल्प कर रहा होता है। अच्छा, इसकी निस्बत अगर आप लर्निंग बिहेवियर की बात करें ना, लर्निंग बिहेवियर से आप मुराद आपको पता है कि ऐसे रिस्पॉन्सेज है जो ऑर्गेनिज्म बर्थ के बाद सीखता है एनवायरनमेंट से, और अगर कोई सीखता है तो सीखने में ये होता है कि जितना उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है इतना वो ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है वो काम करने में। तो फिर इसके लिए तो ब्रेन भी काफी डिवेलप चाहिए और लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होना चाहिए। जिसका ब्रेन जितना ज्यादा डिवेलप होता है वो इतना ज्यादा सीख सकता है। तो लिहाजा अगर इननेट और लर्निंग बिहेवियर को हम कंपेयर करें तो इननेट बिहेवियर, पहली बात ये कि ये एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में कभी चेंज नहीं होगा पूरी लाइफ में, जबकि लर्निंग बिहेवियर क्या होगा, वो जितना कोई एक्सपीरियंस ज्यादा करता रहेगा इतना वो ज्यादा एक्यूरेट होगा, इतनी उसमें चेंजेस आती रहेंगी। इननेट बिहेवियर के लिए हायर ब्रेन सेंटर की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा डिवेलप ब्रेन नहीं चाहिए, लेकिन लर्निंग बिहेवियर के लिए बहुत ज्यादा डिवेलप ब्रेन चाहिए और इस पर प्रॉपर ब्रेन का प्रोसेस करता है, इसकी काफी एनर्जी भी लगती है लर्निंग बिहेवियर में। फिर लर्निंग बिहेवियर के लिए पेरेंटल केयर चाहिए, पेरेंट्स सिखाते हैं या एनवायरनमेंट सिखाता है, लेकिन इननेट बिहेवियर के लिए पेरेंटल केयर ना भी हो तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज मौजूद होती है कि किस स्टिमुलस को उसने कैसे रिस्पांस करना है। तो ये सारा कुछ था जी लर्निंग बिहेवियर और इननेट बिहेवियर के हवाले से। तो अब लर्निंग बिहेवियर की जो टाइप्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।